हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर है, इसी से शुरुआत होगी। तो आप ये देखो कि न्यूटन ने क्या बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास हो उनमें हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ की वजह से लगता है, हमारी पृथ्वी की वजह से लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। हम इस धरती पे खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे हूँ, ये बोर्ड है, ये पेन है, तो ये सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी कि ये पेन मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पास पास में है या दूर भी हैं तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिन ऑब्जेक्ट्स का मास छोटा होता है, कम होता है, उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है। इतना कम कि नेग्लिजिबल, यानी कि उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते। इतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अर्थ के ऊपर भी जितने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, हमारे पास में कोई टेबल, कोई चेयर, कोई मास, कोई पत्थर, कोई भी मतलब रखा हुआ है, उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी हम पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ का लग रहा है, तो इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ अर्थ का ही ग्रेविटेशन होता है। लेकिन दुनिया में किन्हीं भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। मास अगर हमारी अर्थ के साइज के कैटेगरी के हैं या मून के साइज के, मतलब काफ़ी बड़ा मास है, तो तभी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा फील होता है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स जो आज का हमारा टॉपिक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगता है। थर्ड होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है दुनिया में। और फोर्थ होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कुछ स्पेशल न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि बीटा डीके में लगता है। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल का मतलब इन्हीं से ही बाकी के अदर फोर्सेस बनते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो या पुश हो या पुल हो, अदर फोर्सेस इन्हीं से बनते हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। और ये सभी फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उनका कुछ मास है या उनके कुछ चार्ज है, तो उनके लिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं तो वो काफ़ी कम बैठेगा। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है। और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में अप्लाई हो सकता है। तो अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं मासेस m1 एंड m2 के, तो मास m1 जो है वो m2 के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स को हमने F से डिनोट किया है। और m2 भी m1 के ऊपर अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स F अप्लाई कर रहा है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो न्यूटन ने क्या बताया कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस। यानी कि इन दोनों मासेस का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब ये है कि इफ मासेस m1 एंड m2 विल इंक्रीज, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will also increase, and if m1 m2 decrease then force of attraction will decrease। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और जो फोर्स अप्लाई होता है इनके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमने ले रखी है, r, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमने लेट कर रखी है, स्मॉल r। तो स्मॉल r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चाहे वो इन्वर्सली हो चाहे डायरेक्टली हो, दोनों सेम होते हैं। बस यहाँ 1 के अपॉन में आ जाएगा तो इसे हम बोल देते हैं
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है m1 m2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर यहाँ r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यानी इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे दोनों मासेस के, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। पास पास रखे हुए हैं तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, दूर लेके जाएंगे तो कम फोर्स अप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें जो मिल जाता है रिजल्टेंट, वो मिल जाता है, एक साथ लिख लेंगे इनके प्रोडक्ट करके। m1 m2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो m1 m2 और अपॉन में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इस साइन को हम हटा देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इस केस में जो कांस्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है और ये ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है। चाहे दो ऑब्जेक्ट्स का मास जितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, उनका टेम्परेचर कुछ भी हो, या वो किसी भी मीडियम में रखे हुए हों, या वहाँ पर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा हो, कोई भी फिजिकल कंडीशंस में चेंज हो, लेकिन जी की वैल्यू उतनी ही रहती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो जी जो है वो एक मतलब विद यूनिट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ये आर यानी कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम का स्क्वायर नीचे डिवाइड में आएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। तो हम जी की यूनिट निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। और ये पूरे यूनिवर्स में वैल्यू सेम रहती है। स्मॉल जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, उसे हम अपने अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो अगर हम रेंज देखें तो वो कितनी होती है? अप टू इन्फिनिटी। रेंज का मतलब ये कितनी डिस्टेंस तक वर्क करता है। अगर दो मासेस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाएं तो वहां तक भी ये वर्क कर सकता है, यानी रेंज अप टू इन्फिनिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जरूर देखें। थैंक यू।